इस चैप्टर में यू विल सी अ लॉट ऑफ मैप्स। आई मीन अ लॉट ऑफ मैप्स जो कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो समझने के लिए तैयार हो तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो बेसिक चीज समझते पहले। हमारी रिसोर्सेज कहीं और होती हैं, फैक्ट्री कहीं और बेचने हमें कहीं और जाना होता है। अपनी अपनी जगह ये चीजें यूजलेस हैं, बट जब उनको उस जगह से उधर ले जाया जाता है जहां उनकी डिमांड है तो वो चीजें हो जाती हैं वैल्यूबल। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से ट्रेड हो पाता है। पहले जमाने में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों एक ही चीज थी। जैसे जो मैसेंजर्स होते थे वो घोड़े दौड़ा के खुद खबर देने जाते थे, बट अब ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट चीजें ले जाता है और कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ले जाता है। सो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्संस and goods from one place to another using humans, animals and different kinds of vehicles. What is transport network? कई सारी places जब किसी routes से आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो ये बनाती हैं एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये प्लेसेस को नोड्स बोलते हैं एंड दिस रूट इज कॉल्ड लिंक। एंड ये लिंक रेलवे हो सकता है, सी रूट हो सकता है या एयरवेज भी हो सकता है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 4 तरह के होते हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइन। तो बस हमें इन चारों को देखना है वर्ल्ड लेवल पे। लैंड ट्रांसपोर्ट हैज चेंज्ड अ लॉट विद टाइम। पहले इंसान खुद कैरियर था शुरू में, फिर जानवर आए जैसे म्यूल्स, कैमल्स, हॉर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किए जाते थे एज ड्रॉट एनिमल्स। डॉग्स एंड रेनडियर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया में यूज किए जाते हैं। म्यूल्स माउंटेन में प्रेफर किए जाते हैं, डेजर्ट्स में कैमल्स एंड इंडिया में बुलक्स। फिर इन्वेंट हुई व्हील्स और कार्स और वैगन्स आने लगी। लेकिन रियल रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी में विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड शुरू हुई रेलवेज। पहली बार रेलवे लाइन 1825 इंग्लैंड में बनी, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। 19th सेंचुरी तक रेलवे सबसे फास्ट और पॉपुलर मोड बन गई, स्पेशली यूएसए में। जब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनी तो इसकी वजह से यूएसए के इंटीरियर एरियाज में जा सकते थे, जिसकी वजह से कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और भी एरियाज में होने लगी। इसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशनाइज हुआ, क्योंकि अलग अलग तरह की व्हीकल्स रोड में दिखने लगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोड्स। रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे इकोनॉमिकल है। रोड की वजह से सामान आपके घर तक पहुंच पाता है। रोड्स 2 तरह की होती हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड्स पक्की होती हैं, दे आर ड्यूरेबल ऑल वेदर रोड्स। ये बनती हैं सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड बिटुमन से। ऑन द अदर हैंड अनमेटल रोड्स कच्ची रोड्स होती हैं, दे आर नेचुरल पाथवेज जो कि मड की बनी हुई होती हैं। इनका बहुत बुरा हाल हो जाता है बारिश में। वैसे हमारे यहाँ तो बारिश में पक्की रोड का भी इतना कुछ अच्छा हाल नहीं होता एंड इसकी वजह से लैंड ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की रोड में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। डेवलप कंट्रीज में ऑलमोस्ट हर जगह हाई क्वालिटी की रोड्स होती हैं, दे आर स्मूथ, ड्यूरेबल एंड वेल मेंटेन्ड। ये रोड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बनी हुई होती हैं। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्ल्ड का रोड सिस्टम फुली डेवलप्ड नहीं है। अच्छी रोड्स हमें मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। वर्ल्ड का टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज अराउंड 15 मिलियन किलोमीटर। इस टोटल रोड लेंथ में 33% सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही है। इसलिए नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट रोड डेंसिटी भी है। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स भी हमें नॉर्थ अमेरिका में ही मिलते हैं। व्हाट इज ट्रैफिक फ्लो? ट्रैफिक फ्लो का मतलब होता है रोड पर व्हीकल्स की मूवमेंट और उसकी क्वालिटी। आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है शहरों में। जब रोड नेटवर्क इतने ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाता तो होता है ट्रैफिक कंजेशन, और ये प्रॉब्लम मोस्टली सारे शहरों को फेस करनी पड़ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ रोड्स, हाईवेज। हाईवेज आर रोड्स जो डिस्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, जहां स्मूथ एंड बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के व्हीकल्स जा सकती हैं। इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में इनको मोटरवे कहते हैं, जर्मनी में ऑटोबान्स और यूएसए में इंटर स्टेट हाईवेज। ये यूजुअली 80 मीटर वाइड होते हैं। इसमें सेपरेट ट्रैफिक लेन्स होती हैं। इसके अलावा ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज देखते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो कि कनाडा में है, ये कनेक्ट करता है वैंकूवर को, विच इज इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट पे, विद सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड इन ईस्ट कोस्ट। अलास्कन हाईवे कनाडा और अलास्का को जोड़ता है। ये जाता है फ्रॉम एडमॉन्टन इन कनाडा टू एंकोराज इन अलास्का।
पैन अमेरिकन हाईवे ये 14 कंट्री से होके जाता है और ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए, कनाडा सबको जोड़ता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है ऑस्ट्रेलिया में, ये जाता है फ्रॉम डार्विन टू मेलबर्न via Tennant Creek and Alice Springs. Europe also has a well-developed highway network, but यहाँ railways and waterways भी well-developed हैं. So roads have to compete with railways and rivers. Russia में you can see ज़्यादातर roads हमें यूराल्स के west की तरफ मिलेंगी, which is the industrialized region of Russia with Moscow as the hub. मॉस्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे कनेक्ट करता है रशिया के वेस्ट पार्ट को विद द ईस्ट पार्ट। एंड क्योंकि रशिया इतना बड़ा है तो यहाँ रेलवेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हाईवेज। चाइना में भी बहुत सारे हाईवेज हैं जो चाइना की मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे हाईवेज हैं जो हमारी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। अफ्रीका में भी हाईवे नेटवर्क है जो अल्जियर्स को कनेक्ट करता है विद कोनाक्री एंड एक और हाईवे है जो कनेक्ट करता है कायरो को विद केप टाउन। बॉर्डर रोड्स, ये वो रोड्स होती हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री के पास होती हैं। रोड्स दैट आर बिल्ट वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। ये रोड बनती है दो मेन रीजन के लिए। पहला है फॉर द आर्मी, ताकि सोल्जर्स बॉर्डर तक इजीली पहुंच जाएं एंड जो भी ज़रूरी चीज़ें उनको चाहिए वो इजीली पहुंच जाए। एंड दूसरा रीजन है फॉर द पीपल लिविंग नियर द बॉर्डर्स। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवेज की। The distance between two rail track is called a gauge. Different countries different width use करती हैं। So railway gauges अलग अलग साइज के होते हैं। Broad gauges जिसमें width is wider than 1.5 meters, जैसे इंडिया में 1.676 मीटर होता है गेज। दूसरा है स्टैंडर्ड गेज, इट इज़ 1.44 मीटर, ये यूके में यूज होता है। तीसरा है मीटर गेज एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें गेज 1 मीटर वाइड होता है। फिर फोर्थ है नैरो गेज, इसमें जो गेज होता है दिस इज स्मॉलर देन 1 मीटर। कम्यूटर ट्रेन्स लोकल ट्रेन्स होती हैं जो सिटी के आसपास के इलाकों को आपस में जोड़ती हैं ताकि लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह काम करने जा सके। दे आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड ऑल्सो इंडिया। वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। यूरोप हैज वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क्स, वहां 4,40,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। बेल्जियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स हैं उन जगह हमें ज़्यादा रेलवे डेंसिटी देखने को मिलती है। बड़ी सिटीज़ जैसे लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, मिलान, बर्लिन एंड वार्सो आर मेजर रेल सेंटर्स। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पैसेंजर्स ज्यादा ट्रैवल करते हैं रेलवे से और सामान कम जाता है। पेरिस और लंदन में आपको बहुत सारी अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी मिलेंगी एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर इकोनॉमी एंड फॉर पीपल। इनफैक्ट फ्रांस और यूके के बीच में एक अंडर सी रेल टनल बनाई गई है विच इज कॉल्ड चैनल टनल, also called channel, and this channel is operated by Eurotunnel Group, जिसका नाम अब चेंज होके GetLink हो गया है। Russia also has a huge railway system. Trains carry about 90% of all transport in the country. ज़्यादातर ट्रैक्स यूरल माउंटेन्स के वेस्ट में है with Moscow as the biggest rail center. यहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन एंड कम्यूटर ट्रेन्स भी हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग रेलवे नेटवर्क। वर्ल्ड की 40% रेलवे नेटवर्क हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ ट्रेन्स कैरी मोर हेवी गुड्स दैन पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। नॉर्थ अमेरिका में सामान या फ्रेट ज्यादा जाता है जैसे ओर्स, ग्रेन्स, टिम्बर, मशीनरी एटसेट्रा। ज्यादातर रेल नेटवर्क हमें इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स में देखने को मिलते हैं जैसे ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड इसके पास के कनाडा के रीजन में। कनाडा में रेलवेज आर गवर्नमेंट रन एंड ये ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कनेक्ट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक देखने को मिलता है जिसमें से 25% इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स। न्यूजीलैंड में रेलवेज मोस्टली नॉर्थ आइलैंड में है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ जगह ही थिक रेलवे नेटवर्क है जैसे पंपाज एरियाज इन अर्जेंटीना क्योंकि यहाँ फ्लैट ग्रासलैंड है और ब्राजील के कॉफी ग्रोइंग एरिया में। तो साउथ अमेरिका की टोटल रूट लेंथ का 40% इन दोनों एरियाज में है। इन दोनों के अलावा सिर्फ चिली में ही कंसिडरेबल रूट लेंथ है और ये रेलवेज कनेक्ट करती हैं कोस्टल एरियाज को विद द माइनिंग साइट्स इन द इंटीरियर। इसके अलावा पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेलवे लाइंस हैं जो कि बस पोर्ट्स को इंटीरियर एरिया से जोड़ती हैं, आपस में ये नहीं जोड़ती। बहुत ही कम रेलवे नेटवर्क है वहाँ पे।
पहले के टाइम पे एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट था जो कनेक्ट करता था ब्यूनोस एयर्स को विद वाल पराइसो इन चिली। इट क्रॉस्ड स्पलाटा पास इन दी एंडीज माउंटेन और इस रेलवे लाइन की हाइट 3,900 मीटर्स थी। एंड बिकॉज ऑफ टेंशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड लैंडस्लाइड एंड इन सब की वजह से ये रेलवे नेटवर्क इज नाउ कंप्लीटली नॉट वर्किंग, इट इज आउटडेटेड। एशिया में जापान, चाइना एंड इंडिया में डेंस रेलवे नेटवर्क है। इसके अलावा और कंट्रीज में कम रेलवे नेटवर्क है। वेस्ट एशिया इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डेजर्ट है एंड पॉपुलेशन भी बहुत कम है और दूर दूर रहती है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया, लेट्स टॉक अबाउट द नेबर नेक्स्ट डोर। No, it's not Pakistan. And you know what? I'll tell you a shocking thing. सो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान के पास अराउंड 8,000 किलोमीटर रेलवे लेंथ थी एंड सोचो अभी कितनी होगी। बाय नाउ इट्स 7,600 समथिंग। आई मीन हाउ कम पहले से कम हो गया रेलवे लेंथ। ओके, सो वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नेबर बट द अदर वन, चाइना। China has built this insane railway जो कनेक्ट करता है शीनिंग को which is in Qinghai to Lhasa which is in Tibet. This one is the highest railway in the world and it reaches a peak altitude of 5,072 meters above sea level in Tangulla Pass. So काफी सारे इंजीनियरिंग मार्वल्स के बाद ये ट्रेन शुरू हुई है। Let's talk about Africa. Africa सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है बट स्टिल यहाँ पर सिर्फ 40,000 किलोमीटर रेलवेज है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है विच इज़ अबाउट 18,000 किलोमीटर क्योंकि यहाँ गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर माइंस हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन्स हैं बेंगुएला रेलवे विच गोज फ्रॉम अंगोला टू जाम्बिया कॉपर एरिया, तंजानिया रेलवे विच गोज फ्रॉम जाम्बियन कॉपर बेल्ट टू दार एस सलाम पोर्ट, एक रेलवे बोत्सवाना और जिम्बाब्वे जो कि दोनों ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, इनको कनेक्ट करता है विद साउथ अफ्रीका। ब्लू ट्रेन जाती है फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका and this is a luxury train. बाकी अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या, इथियोपिया में रेलवे लाइंस पोर्ट की सिटी को इंटीरियर सेंटर से कनेक्ट करती हैं बट इनके अलावा बाकी कंट्रीज एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड नहीं हैं। अब देखते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल, यानी वो लॉन्ग ट्रेन लाइंस दैट गो अक्रॉस एन एंटायर कॉन्टिनेंट कनेक्टिंग वन साइड टू द ऑपोजिट साइड। ये रेलवे लाइंस बनाई गई थी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस के लिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट नियर यूरोप एंड व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द फार ईस्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। इसकी लेंथ है 9,332 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। ये मॉस्को से होके जाता है, फिर आता है ऊफा स्टेशन, फिर ये क्रॉस करता है यूराल माउंटेन्स को जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, फिर आता है नोवोसिबिर्स्क और इधर ये क्रॉस करती है ऑब रिवर को, फिर ये क्रॉस करती है येनेसी रिवर को, फिर ये ट्रेन पहुंचती है इरकुत्स्क स्टेशन विच इज़ फेमस फॉर फर ट्रेड और इरकुत्स्क के पास में ही है लेक बाइकाल। फिर इसके बाद चीता स्टेशन आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है फॉर एग्रीकल्चर। फिर आता है खबरोव्स्क एंड फाइनली व्लादिवोस्टॉक। इस रेलवे की वजह से साइबेरिया ओपनड अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसे बनने के पहले साइबेरिया पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। सो ये रेलवे लाइन वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स को कनेक्ट करती है विद रशिया's एशियन रीजन। ऑल्सो ये अलग अलग कंट्री से भी कनेक्ट करती है लाइक ओडेसे इन यूक्रेन, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, ताशकेंत इन उज्बेकिस्तान, उलन बटोर इन मंगोलिया एंड शेनयांग एंड बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट इज ट्रांस कनेडियन रेलवेज। ये जाता है कनाडा के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक। इसकी लेंथ है 7,050 किलोमीटर। इट रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट और ये पास करती है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग एंड कैलगरी से। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 मेनली बिकॉज जो ब्रिटिश कोलंबिया थी उसने ये शर्त रखी थी दैट इट विल जॉइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स व्हेन इट विल बी कनेक्टेड with the other states. So ये एक बहुत ही बड़ा promise था but it became a reality and it turned out to be pretty well for the economy as well because it connected different parts of Canada with each other. Quebec Montreal Industrial Region जो कि east में है, Prairie Region which is the wheat belt in the middle and Coniferous Forest Region in the north. These areas became complementary to each other. एक स्पेशल लूप लाइन विनीपेग और थंडर बे को कनेक्ट करती है टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स इम्पॉर्टेंट वाटरवेज द ग्रेट लेक्स। इस लाइन को कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी भी बोलते हैं।
यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से एंड इट गोज थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑकडेन एंड सैक्रामेंटो। इस रूट से जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो है ओर्स, ग्रेन, पेपर, chemicals and machinery. Next है Australian Transcontinental Railway. This is a major rail line that runs west to east across the southern part of Australia. ये कनेक्ट करता है पर्थ को जो कि वेस्ट कोस्ट पे है विद सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। ये पास होती है कालगुरली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट ऑगस्टा से। एक इम्पॉर्टेंट नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन कनेक्ट करती है एडिलेड से एलिस स्प्रिंग को और ये ज्वाइन करती है नॉर्थ से विद डार्विन बिर्डम लाइन। Next is Orient Express. This line runs from Paris to Istanbul. It passes through Strasbourg, Munich, Vienna, Budapest and Belgrade. इसकी वजह से लंदन से इस्तांबुल के बीच की जर्नी का टाइम कम हो गया है। पहले सी रूट से आने में लगते थे 10 दिन, बट इस रूट की वजह से लगते हैं अब 96 आवर्स, विच इज़ लाइक 4 days। इस रेल रूट के चीफ एक्सपोर्ट आइटम हैं चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट में पीपल और गुड्स मूव करते हैं यूजिंग बोट्स, शिप्स and other vessels on water. It is one of the oldest and most important means of transport. Water transport के बहुत से advantages हैं। इसका सबसे बड़ा advantage तो यही है कि रूट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है because the route is already there. Oceans सारे आपस में connected हैं, so big ships can go almost anywhere in the world. बस अच्छे ports चाहिए at the starting and ending points. Also, it is much cheaper than land or air transport, especially for carrying heavy and bulky things over long distance. क्योंकि वाटर में बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, कम एनर्जी में बड़ा लोड इजिली मूव करके ले जाया जा सकता है। क्योंकि कम एनर्जी लगती है तो एनर्जी कॉस्ट भी कम आती है। जो आजकल की मॉडर्न पैसेंजर शिप्स और कार्गो शिप्स होती है उसमें एडवांस्ड इक्विपमेंट होते हैं जैसे रडार, वायरलेस रेडियो एंड अदर नेविगेशन टूल्स टू ट्रैवल सेफली। इसके अलावा रेफ्रिजरेटेड चेम्बर्स होते हैं फॉर पेरिशेबल गुड्स, टैंकर्स एंड चेम्बर्स की वजह से कार्गो ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 मेन तरह के होते हैं, sea route which is on oceans and big seas and inland waterways which is on rivers, canals and lakes. पहले हम important sea routes देखते हैं। पहले बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की। ये लिंक करता है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को विद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, द 2 इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू दिस रूट, इसलिए ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट है। इसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। दोनों कोस्ट पर हाईली एडवांस्ड पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज हैं। इस सी रूट के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग एंड न्यू ऑरलीन्स। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। This is one of the busiest sea routes. It goes through the heart of the old world and connects many countries and large populations. It serves more countries and more people than any other sea route. It links Mediterranean Sea with the Indian Ocean. Some important ports on this route are Port Said, Port Suez, Port Eden, Karachi Port, Mumbai Port and Kolkata Port. And before we move further, let's know about Suez Canal. पहले के टाइम में जब भी किसी को यूरोप से इंडिया आना होता था, then they had to take this long journey from the Cape of Good Hope. But फिर बनी Suez Canal in 1869 between Port Said in the north and Port Suez in the south. इसकी वजह से Mediterranean Sea and Indian Ocean got linked and यूरोप को मिला एक नया gateway to Indian Ocean. It is a sea level canal, so water level को control नहीं करना पड़ता because water level is the same as sea. इसकी length है 160 किलोमीटर, डेप्थ है 11 से 15 मीटर। हर दिन लगभग 100 शिप्स यहाँ से पास करती हैं और हर शिप को 10 से 12 घंटे लगते हैं ये कनाल क्रॉस करने में। बट इसमें टोल इतना ज़्यादा लगता है कि कुछ लोगों को ये लॉन्ग जर्नी लेना चीप लगता है, स्पेशली उन सामान के लिए जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। एक रेलवे लाइन भी जाती है सुएज तक, एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कनाल भी आती है नाइल से एंड सुएज कनाल में मिल जाती है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप सी रूट। ये कनेक्ट करता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को विद वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एंड विद टाइम इस एरिया में भी ट्रेड बढ़ रही है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन एटसेट्रा। यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं पोर्ट केप टाउन एंड पर्थ। नेक्स्ट है सदर्न अटलांटिक सी रूट। ये वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट करता है विद ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे।
इस रूट में इतना ट्रैफिक नहीं होता। यहाँ पे है रियो डे जनेरियो पोर्ट, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। यहाँ शिप्स अलग अलग पाथ लेती हैं एंड मेनी ऑफ द पाथ्स मीट और कम टुगेदर एट होनोलुलु व्हिच इज द कैपिटल ऑफ हवाई। द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल रूट। ये कनेक्ट करता है वैंकूवर और योकोहामा को। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो इस रूट में है वो है सैन फ्रांसिस्को पोर्ट, शंघाई पोर्ट, हांगकांग पोर्ट एंड ऑल्सो वैंकूवर एंड योकोहामा पोर्ट। एंड लास्ट है साउथ पैसिफिक सी रूट। ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका को विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड वाया द पनामा कनाल। पनामा कनाल एक मैन मेड वाटरवे है जो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। इट इज बिल्ट अक्रॉस द पनामा isthmus which is a narrow strip of land in Central America that joins North America and South America. It was built by the US government. It runs between Panama City and Colon near the Atlantic Ocean. US ने इन दोनों तरफ का 8 किलोमीटर वाइड एरिया लिया था एंड दोनों तरफ इसको कनाल जोन कहते हैं। इसकी लेंथ 72 किलोमीटर है। इट हैज अ वेरी डीप कटिंग फॉर अबाउट 12 किलोमीटर इन द मिडल। पनामा कनाल इज नॉट फ्लैट। द लैंड इन द मिडल इज हायर देन द ओशन लेवल ऑन बोथ साइड्स, सो शिप्स कैन नॉट जस्ट सेल थ्रू, दे हैव टू बी लिफ्टेड अप एंड देन ब्रॉट डाउन अगेन। इसलिए यहाँ पर 6 लॉक सिस्टम है जो हेल्प करता है शिप को ऊपर और नीचे लाने में। सपोज कोई शिप अटलांटिक ओशन की तरफ से आ रही है तो यहाँ पर सी लेवल नॉर्मल होगा। फिर शिप पहले लॉक के अंदर जाती है और गेट क्लोज कर दिए जाते हैं और बहुत सारा पानी पंप किया जाता है ताकि लॉक के अंदर का वाटर लेवल बढ़े एंड शिप गोज हायर विद द वाटर। ऐसे 3 लॉक्स में होता है और उसके बाद शिप्स 26 मीटर्स ऊपर हो जाती हैं। फिर यहाँ ये 30 से 40 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। उसके बाद ऑपोजिट होता है, यानी 3 लॉक्स में धीरे धीरे पानी निकाला जाता है एंड वाटर लेवल कम होता रहता है एंड शिप वापस से सी लेवल पर आ जाती हैं एंड द शिप एंटर्स गल्फ ऑफ पनामा। पनामा कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ शॉर्टकट बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इसके पहले शिप्स को साउथ अमेरिका की टिप से होके जाना पड़ता था विच इज अ वेरी लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी। पनामा कनाल की वजह से न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को का डिस्टेंस 13,000 किलोमीटर कम हो गया है। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए का डिस्टेंस भी कम हो गया है और नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया का डिस्टेंस भी कम हो गया है। इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस सुएज कनाल जितनी नहीं है, बट ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस रूट में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो है कोलन, वालपराइसो, सिडनी एंड मेलबर्न। Now let's see inland waterways. It means using rivers, canals, lakes and coastal areas for transport. These have been used since very old times. They can be used in places जहाँ पे roads and railways are not there. जैसे घने जंगलों में हम लोग यहाँ पर रिवर यूज कर सकते हैं एंड हैवी चीज़ों को ले जाने के लिए जैसे कोल, सीमेंट, वुड एटसेट्रा, रिवर्स आर बेटर ऑप्शन क्योंकि ये चीपर होगा एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टू यूज अ रिवर और कनाल ईजिली फॉर ट्रांसपोर्ट इट नीड्स इनफ विड्थ एंड डेप्थ ताकि बड़ी बोट्स फंस ना जाए, इजिली मूव कर सके। दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एंड तीसरा है गुड टेक्नोलॉजी। Ancient times में rivers were the main highways for travel and trade, but they lost their importance because railways became faster and reliable. Water was taken for irrigation, so rivers became shallow and there was poor maintenance of the rivers. बट बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज ने रिवर की इंपॉर्टेंस देखी है एंड दे रियलाइज्ड कि रिवर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर सकती हैं। इसलिए अब रिवर्स को बोट्स के लिए इम्प्रूव किया जा रहा है बाय ड्रेजिंग, यानी रिवर बेड पर जो मड या सैंड है उसको निकाल लिया जाता है ताकि रिवर बेड डीप हो जाए। बैंक्स को स्टेबलाइज किया जा रहा है, डैम्स एंड बराज बनाए जा रहे हैं ताकि वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। इन सब की वजह से रिवर्स कैन टर्न इनटू हाईवेज ऑफ कॉमर्स। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट रिवर waterways. The Rhine waterway. Rhine river जर्मनी से नीदरलैंड तक जाती है। इसमें बोट्स 700 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं फ्रॉम रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स टू बेसेल इन स्विट्जरलैंड एंड बड़ी शिप्स कोलोन तक जा सकती हैं। रोड रिवर इसको ईस्ट की तरफ से ज्वाइन करती है। इस एरिया में कोल एंड बहुत सी फैक्ट्रीज हैं। डूसलडॉर्फ यहाँ का मेन पोर्ट है। रूर के साउथ रीजन में बहुत सारे गुड्स मूव करते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजी वाटरवे है। हर साल 20,000 से ज्यादा बड़ी सी शिप और 2 लाख स्मॉल रिवर बोट्स यहाँ अपना कार्गो लोड एंड अनलोड करती हैं। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स की फैक्ट्रीज को नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट है डैन्यूब वाटरवे। ये भी इंपॉर्टेंट वाटरवे है दैट सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। ये स्टार्ट होता है ब्लैक फॉरेस्ट में एंड ईस्टवर्ड्स फ्लो करता है एंड बहुत सी कंट्रीज से पास करता है। ये ताउना सेवरीन तक नेविगेबल है। इन वाटरवे से वीट, मेज, टिम्बर और मशीनरी एक्सपोर्ट की जाती है। वोल्गा वाटरवे रशिया में है। 11,200 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे है और ये कैस्पियन सी में मिल जाता है। दो इम्पोर्टेंट कनाल इस रिवर को कनेक्ट करती हैं। वोल्गा मॉस्को कनाल जो कि वोल्गा को मॉस्को रीजन से कनेक्ट करती है और वोल्गा डॉन कनाल जो वोल्गा को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में है। सुपीरियर, ह्यूरोर, ईरी एंड ओंटारियो। ये लेक्स कनेक्टेड हैं सू कनाल एंड वेलेंट कनाल से एंड दिस मेक्स वन बिग इनलैंड वाटरवे। सेंट लॉरेंस रिवर का एस्चुरी पार्ट और ग्रेट लेक साथ में एक स्पेशल कमर्शियल वाटरवे बनाती हैं इन नॉर्थ अमेरिका। इस रूट में डुलूथ एंड बफलो पोर्ट्स भी हैं जिनमें ओशन पोर्ट्स जैसी फैसिलिटी होती है, इसलिए बिग ओशन गोइंग वेसल्स यहाँ सेल कर सकती हैं एंड इट कैन गो अप टू द मॉन्ट्रियल। फिर वहां पे मॉन्ट्रियल से गुड्स को छोटे वेसल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो छोटे वेसल्स ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होते हैं रैपिड्स, तो बड़े वेसल्स आगे नहीं जा सकते। और इन रैपिड से बचने के लिए यहाँ पे कनाल्स बनाए गए हैं which are 3.5 meter deep to avoid these rapids. Mississippi, Ohio waterways USA में है। ये कनेक्ट करता है internal part of USA को with Gulf of Mexico. Large streamers can travel through this route all the way up to Minneapolis. Next, we'll talk about air transport. It is the fastest way to travel, but it is very costly. ये long distance trip के लिए अच्छा है because it saves a lot of time. ये बहुत valuable और important goods को trade करने में काम आता है. It is often the only way to reach far away or inaccessible places. Airplanes के आने से एक big connectivity revolution हुआ and the world feels much smaller now. कहीं भी जाना हो, mountains with snow, big desert या frozen land, हर जगह जा सकते हैं हम प्लेन से। एयरप्लेन्स जो है वो वॉर और डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग वेरी क्विकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयरप्लेन्स को बनाने और उड़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हैंगर्स जहाँ पे प्लेन को रखा जाता है, लैंडिंग स्ट्रिप्स एंड रनवेज, फ्यूल स्टेशंस, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स। सो बिल्डिंग एयरपोर्ट्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में एयरपोर्ट्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इन जगह पे ज़्यादा लोग और कार्गो आते हैं। आज के टाइम में हमें कहीं भी जाना हो 35 आवर्स में हम उस जगह जा सकते। अब ट्रैवल घंटों में मेजर करा जाता है, ना कि डेज एंड मंथ्स और ईयर्स लाइक बिफोर। बहुत सी प्लेसेस में फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज होती हैं। यूके ने सबसे पहले शुरू किया था कमर्शियल जेट प्लेन्स एंड यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत ग्रो किया इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। आज 250 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइन है पूरे वर्ल्ड में। अब नए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात हो रही है दैट कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड दैट कैन रियली चेंज एयर ट्रैवल अगैन। Intercontinental air routes are long airplane paths that connect continents across the world. We can clearly see कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ही बिजी एयर रूट्स हैं। सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में। यूएसए अलोन हैज 60% ऑफ ऑल द वर्ल्ड एयरवेज। आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स एंड मेक्सिको सिटी। साउथ अमेरिका में ब्यूनोस एयर्स एंड सैंटियागो। यूरोप में मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम। एशिया में टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा एंड एडन। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एंड नायरोबी एंड ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एंड वेलिंगटन। अफ्रीका में बहुत ही कम एयर सर्विसेज हैं। रशिया के साइबेरिया रीजन एंड फार ईस्ट में लिमिटेड एयर रूट्स हैं एंड साउथ अमेरिका में भी कम एयर सर्विसेज हैं। नेक्स्ट हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस आर लॉन्ग पाइप्स विच आर यूज्ड टू मूव लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्टेडी नॉन स्टॉप वे। हमारे यहाँ पानी पाइपलाइन से आता है। इसके अलावा कुकिंग गैस, ऑल्सो लिक्विफाइड कोल भी पाइपलाइन से आता है। न्यूजीलैंड में मिल्क फार्म फैक्ट्री से फैक्ट्री तक पाइपलाइन से आता है। यूएसए में बहुत ही डेंस नेटवर्क है ऑयल पाइपलाइंस का। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से ऑयल कंज्यूमिंग एरियाज पाइपलाइन से कनेक्ट किए जाते हैं। इनमें से एक फेमस पाइपलाइन है बिग इंच
ये पेट्रोलियम कैरी करती है फ्रॉम ऑयल वेल्स इन गल्फ ऑफ मेक्सिको टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया में भी पाइपलाइन का यूज होता है। ये ऑयल वेल्स को रिफाइनरी से कनेक्ट करते हैं और फिर रिफाइनरीज को पोर्ट या फिर डोमेस्टिक मार्केट से कनेक्ट करते हैं। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान ने पाइपलाइन बनाई है जो ईरान और चाइना तक जाती है। ईरान और इंडिया के बीच पाइपलाइन बनाने की बात चल रही है जो पाकिस्तान के थ्रू आएगी और इसमें से ऑयल एंड नेचुरल गैस लाया जाएगा। अब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। Humans have always needed ways to talk or send messages over long distances. इसके लिए बहुत से मेथड्स आए, जैसे टेलीग्राफ आया जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे। इसने हेल्प की थी वेस्टर्न यूएसए को कॉलोनाइज करने में। फिर टेलीफोन आया, इसकी वजह से लॉन्ग वायर्स के थ्रू बात कर पाते थे। मिड 20th सेंचुरी में AT&T के पास मोनोपोली थी यूएसए की टेलीफोन इंडस्ट्री में। टेलीफोन अर्बनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जो बड़ी कंपनीज थी अपने जो मेन ऑफिसेस थे वो बिग सिटीज में खोलती थी और टाउन्स में स्मॉल ब्रांच ऑफिसेस, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन फोन के थ्रू होता था एंड दिस मेड बिजनेसेस इजियर एंड फास्टर। आज भी टेलीफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सेल फोन्स आर नेसेसिटी दीज डेज। सैटेलाइट्स की वजह से सेल फोन्स वर्क कर पाते हैं। आज के टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। अब ऑप्टिक फाइबर केबल्स आए हैं। दीज आर थिन ग्लास केबल्स जो कि लाइट के थ्रू सिग्नल ले जाते हैं। पहले की कॉपर वायर्स की जगह ऑप्टिक फाइबर केबल्स यूज की जाने लगी जिसकी वजह से ज्यादा डेटा कम टाइम में जा सकता है। ये बहुत ही सिक्योर है एंड वर्चुअली एरर फ्री है। 1990 से इंफॉर्मेशन बिकेम digital and telecommunication slowly joined with computers and this created an integrated network called the internet. Satellite communication. Satellite communication means using artificial satellite in space to send and receive messages, calls, TV, internet and more. आज के टाइम में इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन अर्थ। ये 100 से ज्यादा कंट्रीज के बिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिकेम अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द 1970s। यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर में शुरू हुई थी स्पेस रिसर्च एंड उन्होंने भेजी पहली सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है एंड दीज सैटेलाइट्स कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की है। हमारी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी जो लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 में। फिर 1979 में भास्कर 1 भेजी, 1980 में रोहिणी। एप्पल जिसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये लॉन्च की थ्रू एरियन रॉकेट ऑन 19 जुलाई 1981। उसके बाद भास्कर, चैलेंजर, इनसैट 1B, इन सब सैटेलाइट्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। टेलीविजन, रेडियो सारे इंडिया में यूज होने लगा। Cyberspace is the digital world created by computers and networks. It lets people communicate and access information instantly through computers or phones, and no physical movement is needed. ये हर जगह available है as long as you have a device and internet connection. You are in cyberspace. इंटरनेट बहुत तेजी से फैला। 1995 में इंटरनेट के 50 मिलियन यूजर्स थे। 2000 में ये बढ़ के 400 मिलियन हो गए। 2010 में 2 बिलियन एंड 2023 में 5.4 बिलियन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। 1995 में 66% यूजर्स यूएसए में ही थे बट 2005 में यूएसए का शेयर कम होने लगा। 2005 में 25% इंटरनेट यूजर्स यूएसए से थे। अब डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा यूजर्स हैं यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना और इंडिया में। साइबर स्पेस एक्सपैंड करता है ह्यूमंस के इकोनॉमिक और सोशल स्पेस को e-commerce, e-learning और e-governance के through. It is these modern communication system more than transportation that has made the concept of global village a reality. And with this, it's the end of the video. If you like the video, give it a big thumbs up. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye, take care and all the best for your exam. Bye.